Good evening, students. Good evening, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of your chapter number 2, that is the foundation of the British Empire. And in the last class, we have completed up till I think the Battle of Buxar. Okay, and उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना है कि यहाँ तक हमने खत्म कर दिया है, ठीक है, up till here. ओके, दैट इज नो बैटल ऑफ बक्सर में वॉर इंडेमनिटी दिया गया था 15 लाख का एंड ऑल दैट, ठीक है। नवाब शुजाउद्दौला जो है, मैंने आपको बताया था कि सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम समझाऊंगा मैं आगे जाकर, राइट। सो दिस वाज फिनिश्ड, राइट। अब यहाँ से बाकी है दैट इज द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग regarding your exams and regarding the history also. ओके, चलिए अब ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले तो एक है निजामत, ठीक है, निजामत। जो निजामत होता है उसका मतलब होता है कि जो भी मिलिट्री पावर है, ठीक है, मिलिट्री पावर, एक वो, ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड आई विल से, लेट अस से कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और दूसरा आता है दीवानी। दीवानी का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पता है, दैट इज राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट। यहां पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है ना, द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, समथिंग लाइक दैट। कहां गया, ये रहा। इन रिटर्न द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, द कंपनी गेव शाह आलम एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीज एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कोरा एंड इलाहाबाद, राइट, ठीक है। तो ये चीजें दीवानी राइट, दीवानी का मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है, निजामत एंड दीवानी राइट्स, ठीक है। याद रहेगा दो चीजें। गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप। याद रहेगा बेटा, दीवानी क्या होता है, निजामत क्या होता है। सर दीवानी फिर से समझाओ। अच्छा, दीवानी, दीवानी का मतलब कुछ नहीं है, द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। जो टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स के पास। देखिए, दो ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल मतलब क्या होता है, दो, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल मतलब दो, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू कर दिया। बहुत ही चालाक थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है, before the control of East India Company over the Bengal, the Nawab of Bengal discharged two important functions. देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल पे अधिकार किया, जब बंगाल को अनेक्स किया, या फिर लेट अस से बंगाल पे अधिकार जमाया, उससे पहले जितने भी नवाब थे, जितने भी बंगाल के नवाब थे, ये लोग दो तरीके के पावर्स एक्सरसाइज करते थे। ये लोग दो तरीके के पावर्स एक्सरसाइज करते थे। और ये दो पावर्स कौन से हैं, तो कहेंगे एक है निजामत और दूसरा है दीवानी, ठीक है, राइट। निजामत में क्या आता है, तो निजामत में आता है मिलिट्री पावर्स, एक्सरसाइजिंग मिलिट्री पावर्स, सी ये रहा, मिलिट्री पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, ये निजामत में आता है। और सेकेंड चीज क्या है, दीवानी। दीवानी में क्या आता है, कलेक्टिंग रेवेन्यू, यस, टैक्स कलेक्ट करना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द सिविल जस्टिस सिस्टम, ओके। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द कंपनी ऑल्सो
came to exercise the Nizamat functions indirectly following a treaty with Nawab Najmuddaulah, the son of मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर के बाद जो बनता है नवाब, ठीक है, उसका बेटा बनता है जिसका नाम था नज्म उद दौला। हमें भूलना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। हम जो बंगाल में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पहले सिराज उद दौला पढ़ते हैं। सिराज के बाद कौन किसको पढ़ते हैं? तो कहेंगे मीर जाफर को पढ़ते हैं। मीर जाफर के बाद कौन आता है? तो कहेंगे मीर कासिम आता है। एंड अगेन मीर जाफर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो कौन आता है नेक्स्ट नवाब? उसका बेटा नज्म उद दौला। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द नवाब हमारे सिलेबस में है, उसके हिसाब से दिस इज द लिस्ट। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है, कंपनी अगेन मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन व्हेन मीर जाफर डाइड, his son Najmuddaulah was allowed to succeed him. Under a treaty with the company, Najmuddaulah surrendered his Nizamat functions to a deputy Subedar or deputy Nawab who was appointed by the company. मतलब क्या होता है? बोला कि नजमुद्दौला जब बनेगा नया नवाब तो उसको एक ट्रीटी साइन करवाई, और वो ट्रीटी कौन सी थी? वो ट्रीटी इस हिसाब से थी कि भाई आपको मतलब ब्रिटिशर्स को अब क्या मिलेगी? निजामत मिलेगी। निजाम की निजामत मतलब एक्सरसाइजिंग व्हाट? एक्सरसाइजिंग मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर अब किसके हाथ में आ गई? अब हाथ में आ गई ब्रिटिशर्स के। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखता है। लिखता है कि नजमुद्दौला सरेंडर्ड हिज निजामत फंक्शंस टू अ डेप्यूटी सूबेदार। डेप्यूटी सूबेदार और वी कैन से डेप्यूटी नवाब, जो नवाब के अंडर आएगा, लेकिन उसके हाथ में क्या होगा? उसके हाथ में पूरा का पूरा निजामत होगा। यहाँ पर नज्म उद दौला इज द नवाब, लेकिन इसने नवाब की पोजीशन पाने के लिए अपनी निजामत से हाथ धो बैठा, मतलब अपनी निजामत जो है सरेंडर कर दी। और ये जो नवाब है इसके अंडर जो डेप्यूटी नवाब होगा, ठीक है, ये डेप्यूटी नवाब क्या एक्सरसाइज करेगा? एक पावर एक्सरसाइज करेगा, और पावर क्या है? निजामत का पावर है। और ये निजामत का पावर ये डेप्यूटी नवाब जो है, राइट, वो एक्सरसाइज करेगा। और डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट कौन करेगा? तो कहेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये सबसे बड़ी गलती थी, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। Najmuddaulah surrendered his nizamat functions to a deputy subedar or deputy nawab who was appointed by the company. The nawab had the right to dismiss his deputy without the company's consent. So the East India Company became the real master of the Bengal, and Nawab was left with a little power to exercise. ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या है कि नवाब के पास सिर्फ नाम मात्र, नाम के लिए, फॉर द नेम सेक, फॉर द नेम सेक पावर्स रहे थे। ठीक है, बाकी सब जो है, राइट, बाकी सब जो है किसके पास आ गए थे? डेप्यूटी नवाब के पास। और डेप्यूटी नवाब किसका पपेट हुआ करता था? कौन अपॉइंट करेगा डेप्यूटी नवाब? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी नवाब को। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे। दिस सिस्टम evolved into dual government of Bengal that was introduced by Robert Clive. The main features of the dual government system, which remained in force for 7 years. कितने साल तक? 7 साल तक, 1765 to 1772.
ठीक है। अब देखिए क्या होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। बंगाल हैड टू रूलर्स, दो रूलर्स थे। एक थी कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा कौन था? दूसरा था नवाब। सेकंड वन वाज नवाब। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लाए? सबसे पहले लाए ड्यूअल गवर्नमेंट। और ड्यूअल गवर्नमेंट में सबसे पहला क्या है? तो दो रूलर्स होंगे, एक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सेकंड वन वुड बी द नवाब। लेकिन नवाब के पास कोई पावर नहीं होगा। किसके पास होगा? डेप्यूटी के पास। उसके नीचे जो आते हैं डेप्यूटी नवाब, और डेप्यूटी नवाब को कौन अपॉइंट करेगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। The company enjoyed the supreme power without shouldering any responsibility for the day-to-day administration. That was the duty of the Nawab. मतलब क्या है? यहाँ पर कंपनी जो है उसके हाथ में क्या आ गया? दीवानी आ गया। उसके हाथ में मिलिट्री पावर आ गया। और नवाब के हाथ में क्या है पता है? नवाब के हाथ में सिर्फ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ गया। क्या आ गया? सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। समझ में आया? आया समझ में बेटा ये? सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया। अब होता क्या है? वो जनता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जनता को, Sir, what is criminal? क्रिमिनल मतलब जो उस समय में क्राइम होता होगा। जैसे आज के जमाने में क्राइम होता है तो अदालत आती है ना बेटा, ठीक है, वैसे उस समय भी था। उस समय भी तो क्राइम होता होगा। ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल, सिविल मतलब जो घरेलू मामले हैं, और क्रिमिनल मतलब जो लूटपाट, मर्डर एंड ऑल दैट। ठीक है। तो ये सारे मामले हैं। ये सारे मामले की देख रेख नवाब के हाथ में आई। ठीक है। लेकिन कंपनी के हाथ में क्या आया? रेवेन्यू आया, दीवानी आया, क्या आया? मिलिट्री आया। तो कंपनी के लोग बंगाल के जो जनता है उनके बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। उनको तो सिर्फ किससे मतलब है? टैक्स से मतलब है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि है ना, जनता जो है, जनता के लिए नवाब खराब हो गया। क्यों खराब हो गया पता है? कि नवाब के हाथ में क्या था? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अगर फॉर एग्जांपल की बंगाल में बहुत बाढ़ आ गई फॉर एग्जांपल, और जनता की मदद नहीं हो पा रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? नवाब रिस्पॉन्सिबल है ना, राइट। तो जनता के मन में क्या है पता है? ये नवाब जो है ना, ये बेकार नवाब है, इसको निकाल दो, इस तरीके का ख्याल रखा। लेकिन नवाब के पास जब पैसा ही नहीं होगा, बिकॉज पैसा कौन कंट्रोल कर रहा था? पैसा कंट्रोल कर रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था पैसा? कंपनी कंट्रोल कर रही थी पैसा। समझ में आया? दिस इज नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है Nawab was responsible for general administration and for maintaining the law and order. He also administered the criminal justice system. ठीक है, right? अब देखिए क्या होता है। Even in general administration, the Nawab had to put up with the interference by the deputy Nawab, who was the nominee of the company. ठीक है, मतलब अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी होता ना, तो भी उसको डेप्यूटी की इंटरफेरेंस के बिना नहीं हो पाता। और ये तो दिक्कत था। ठीक है। नवाब को अगर पैसा चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? कंपनी के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब दिक्कतें जो होती थी, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो है ये ड्यूअल गवर्नमेंट हिल गया। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखता है द कंपनी एक्सरसाइज द मिलिट्री पावर एंड कलेक्टेड रेवेन्यू। इट पेड द नवाब अ फिक्स्ड सम। ठीक है। बोला है कि कंपनी के हाथ में क्या आया? दीवानी राइट्स आई। मतलब अब दीवानी राइट्स क्या होता है? कहेंगे राइट टू कलेक्ट टैक्स। जब राइट टू कलेक्ट टैक्स किसके हाथ में आया? कंपनी के हाथ में आया। तो कंपनी ने क्या बोला बेटा, हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसका मात्र कोई प्रपोर्शन, कोई परसेंटेज ही आपको देंगे, पूरा नहीं देंगे। समझ में आया? कुछ ही हिस्सा आपको देंगे। समझ में आया? और वो भी फिक्स्ड सम। बोले कि भाई रेवेन्यू 100 रुपया हो, ठीक है, तो भी आपको 10 रुपया मिलेगा। अगर हमारा रेवेन्यू 500 रुपया हो तो भी आपको 10 रुपया मिलेगा। और अगर हमारा रेवेन्यू 1000 होता है
वो भी आपको 10 रुपया ही मिलेगा। फिक्स्ड सम, दिस इज नोन एज फिक्स्ड सम। पैसा फिक्स नहीं है आपका, रेवेन्यू कुछ भी हो, हाँ रेवेन्यू अगर 50 रुपए भी होता है तो भी 10 रुपए ही मिलेंगे आपको, इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या लिखा है द कंपनी एक्सरसाइज्ड the company exercised the military power and collected revenue. He paid the Nawab a fixed sum from its revenue collection for discharging his responsibility. और वो पैसा किसके लिए पता है? उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब अपनी कर्तव्य निभाने के लिए, राइट, दैट इज अपनी जनता का उद्धार करने के लिए, और टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल, लेकिन with a limited sum, with a limited money, with a limited amount of money. He couldn't help the citizens of the Bengal, right? He couldn't help the Bengali people, and the Bengali people eventually they started creating hatred for the Nawab, because this Nawab is useless. He is not working for the betterment of the Bengal. He is not working for the betterment of the citizens of Bengal. ओके, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। It meant the company controlled the Bengal treasure and was not concerned about the state administration, or you can say the welfare of the people. Nawab, who had to run the state machinery, had no money at his disposal. ठीक है, जो रेवेन्यू है वो तो कंपनी संभालती थी, ठीक है, नवाब के हाथ में तो ना के बराबर पैसा, राइट, ठीक है। तो क्या होता है, तो यहां पर नवाब के पास कोई पैसा है ही नहीं, यहां पर नवाब के पास तो कोई पैसा ही नहीं, वो लोगों का वेलफेयर कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, ठीक है, नवाब कुछ कर नहीं पाता, उसके पास पैसा नहीं था, और कंपनी जो है वो ध्यान नहीं देती, बिकॉज उसका तो मेन मकसद क्या था, बंगाल को निचोड़ना, बंगाल का रेवेन्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है? ओके ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लिखा है इफेक्ट्स ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। बोले इसके इफेक्ट क्या हुए, तो इफेक्ट, इसके परिणाम क्या हुए, है ना, इफेक्ट का मतलब परिणाम, व्हाट वाज द रिजल्ट, परिणाम तो बहुत बुरे हुए, इसका खामियाजा नवाब और बंगाल को, और कहेंगे पूरे भारत देश को चुकाना पड़ा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, राइट। The people of Bengal suffered a lot under the dual government system. Listed below are some adverse मतलब क्या, बहुत ही बुरा, adverse effects of the system, ठीक है। The officers of East India Company became corrupt. पहली बात तो यही हुआ, क्या हुआ, करप्शन, बिकॉज नवाब कुछ कर नहीं सकता अब हमारे खिलाफ, तो लेट अस स्टार्ट accepting bribes, let us start exploiting the people of Bengal. Exploiting मतलब क्या, exploiting का मतलब क्या होता है, मतलब गलत फायदा उठाना people of Bengal का, पैसों के हिसाब से, बोले लाइए, रेवेन्यू लाइए, ज्यादा लाइए, इस तरीके से, ठीक है। Not entrusted with any significant administrative responsibility, these officers were only concerned about making money for the company and for themselves, ठीक है। ठीक है, बोले कि हमें तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं है, हमें तो बंगाल को संभालना नहीं है, तो अपना ध्यान कहाँ लगाना है, अपना ध्यान लगाना है कहाँ पर बेटा, ठीक है, into what, into making money, पैसा बनाइए, ठीक है।
right? The company did not bother at all about the welfare of the common people. ठीक है, मतलब कंपनी कभी भी सोचती नहीं थी कि बंगाल के लोगों, बंगाल की प्रजा के लिए कुछ काम करे, नहीं। ठीक है, हालांकि वो कंट्रोल क्या कर रही थी, रेवेन्यू कंट्रोल कर रही थी, मतलब सारा पैसा कंट्रोल कर रही थी। अगर कंपनी चाहे तो लोगों की जो प्रजा है, जो सिटीजन्स है उस बंगाल के उस समय के, ठीक है, उनका अच्छा भी तो कर सकती थी, उनका वेलफेयर भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, बोले नहीं करना है। वी आर कंसर्न विद व्हाट, concerned with making money for the company and for ourselves, right? ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, द नवाब who was responsible for the people's welfare, है ना। भाई अल्टीमेटली क्या होगा, नवाब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बट नवाब इज हैविंग व्हाट, इज हैविंग लिमिटेड मनी। मैंने कहा ना, चाहे रेवेन्यू 1000 हो या 100 रुपए हो, नवाब को एक लिमिटेड मनी ही मिलता। लिमिटेड मनी में नवाब अपनी नवाबगिरी करेगा या लोगों का वेलफेयर करता घूमेगा, राइट? बस यही हुआ। देखो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली Nawab, who was responsible for the people's welfare, was left with no resources. Resources का मतलब पैसा, no resources to spend on the people's welfare. यहाँ पर welfare लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लोगों का उद्धार करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचा। Bengal was hit by a severe famine. ठीक है, फेमाइन आया था, एक महामारी आई थी, जैसे अभी क्या कोविड आया है। फेमाइन का मतलब यही होता है ना, ठीक है, पेंडेमिक आता है, फेमाइन या फेमिन, ओके फेमिन, ओके नॉट फेमाइन, फेमिन, राइट। ठीक है, फेमिन जो है एक तरीके से पेंडेमिक की तरह कोई महामारी आई, ठीक है, और ये महामारी जो है जिसने बहुत सारे लोगों को अपने अंगुल में ले लिया, है ना। Bengal was hit by a severe famine in which a third of its population died. ठीक है, वन थर्ड, है ना, वन थर्ड पॉपुलेशन मर गई। लेकिन इस समय ना ही कंपनी ने कुछ किया क्योंकि उनके पास पैसा था, और ना ही नवाब कुछ कर पाया बिकॉज उसके पास तो पैसा था ही नहीं। लेकिन सोचिए, बंगाल की जनता में कौन दुष्ट बना, बंगाल की जनता की नजरों में दुष्ट कौन बनेगा, कंपनी बनेगी या नवाब बनेगा, कमेंट करो। नवाब। नवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नवाब बनेगा। कौन बनेगा, नवाब, है ना। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। Bengal was hit by a severe famine या famine in which a third of its population died. Neither the company nor the Nawab took any steps to alleviate the people's suffering. Yeah. And thus, in 1772, the directors of the East India Company realized the ill effects of the dual government system. ठीक है, राइट, समझ में आया। अब हुआ क्या कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद 1765 से 72 तक, आगे बताया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है ना कि भाई ड्यूअल गवर्नमेंट कब तक चली, 65 से 72 तक चली। तो जब एंड हुआ, जब मतलब फेमाइन आया, अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ड्यूअल गवर्नमेंट तो फेल गया, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम तो फेल गया। इल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स का मतलब क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट। भाई जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में सोचा था, लेकिन ये तो क्या हुआ, ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है उसके तो बहुत दुष्ट परिणाम निकले। इल इफेक्ट्स, इसको कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स, बहुत दुष्ट परिणाम निकले, है ना। और दुष्ट परिणाम क्या थे, ये सभी तो थे। देखो ये जो लिखा है वही सब क्या है, वही सब उसके दुष्ट परिणाम है। और इसीलिए इसीलिए क्या लिखा है, टू सेट थिंग्स राइट, टू सेट थिंग्स राइट दे अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना बेटा, इतिहास में इनका नाम दर्ज है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है was appointed a new first governor of Bengal। ठीक है, सो याद रखना, टू सेट थिंग राइट मतलब सब कुछ सही बिठाने के लिए क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने बोला वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाइए गवर्नर ऑफ द बंगाल। लेटर ऑन
he was made the Governor General of the British Territories in India. ठीक है, और भारत में जितनी भी ब्रिटिश की टेरिटरीज है, बोला उन सबके गवर्नर जनरल, जनरल जनरल मतलब क्या, आम, बोले कॉमन जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, सारे ब्रिटिश टेरिटरीज के, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनेंगे। कौन बनेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे ही गवर्नर जनरल बनते हैं, उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, बोला कि लेट्स एबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, बोले अब कोई ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं चलेगा बंगाल में, अब डायरेक्टली मेरे अंडर, ठीक है, अब डायरेक्टली मेरे अंडर शासन चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे अंडर चलेगा। समझ में आया? अब यही लिखा है, क्या लिखा है, Hastings abolished the dual government of Bengal which was brought under direct rule of the East India Company, है ना, और बोला कि अब बंगाल जो है पूरी तरीके से किसके हाथ में आ गया, वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ में आ गया, राइट। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, कहेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वी कैन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आल्सो, ठीक है, राइट। अब यहां से सोचिए जैसे कैसे कैसे हटाया, देखा, समझ में आया बेटा, ब्रिटिशर्स ने कैसे हटाया, राइट फ्रॉम 1757 से लेके 1772 टिल अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासे हुआ, है ना, पलाशी हुआ या प्लासे हुआ। 64 में क्या होता है, बक्सर होता है, फिर मीर जाफर, मीर कासिम, अगेन मीर जाफर, फिर उसके बाद नजमुद्दौला, और फिर उसके बाद कौन, डायरेक्टली वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ में पूरा का पूरा बंगाल आ गया। इसको कहते हैं कूटनीति, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से एक देश को, हाँ मतलब बेटा डिप्लोमेसी का मतलब एक तरीके से चाल, मतलब आप किस तरीके से एक देश को, एक बंगाल को, एक प्रोविंस को अपने कंट्रोल में रहते हो। उनको पता था जो ड्यूअल गवर्नमेंट है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उनको पता था, लेकिन फिर भी ड्यूअल गवर्नमेंट डाला, 7 साल तक चलाया, देखो कितना आराम से, इट वाज अ स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, राइट। आप देखिए राइट फ्रॉम 1757 टू 1764, ठीक है, सॉरी 1764 नहीं 1772 तक, टिल द अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट, ये तकरीबन कहेंगे ऑलमोस्ट 15 साल लगे उनको बंगाल को पूरी तरीके से एंगल्फ करने के लिए, टू ब्रिंग बंगाल इनटू देयर कंट्रोल, ठीक है, टोटल कंट्रोल। अब देखा लिखा है बोला डायरेक्ट रूल में आ गया, कौन आ गया, बंगाल आ गया, बंगाल विच वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, आप पेंशन ले लो, बोले साल में आपको जो है हम एक अमाउंट दे देंगे और टाटा बाय बाय, अभी आप घर पे ही रहो, नवाब भी अपने घर पे ही रहो, ठीक है। अब बंगाल का नया नवाब कौन है, नया नवाब मतलब गवर्नर जनरल कौन है, तो कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज होता है, क्या होता है, लिखा है कि he was and was relieved मतलब क्या, बोले कि वो कंधे से जो भार है ना, बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सब चली गई, आपको आजाद किया जाता है, बोले आप अब कुछ करिए ही मत, ठीक है। सो एंड वाज रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी के सारी जो कर्तव्य है आपके, आपको उनसे बरी किया जाता है, बोले जाइए घर पे बैठिए, साल के एंड में पेंशन आ जाएगा, मजे कीजिए, ठीक है। अब बंगाल को हम निचोड़ेंगे, सारा पैसा हम लेंगे उसका, ऐसे तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है वॉरेन हेस्टिंग्स, जब आता है तो बोले सबसे पहले तो भाई कैपिटल बदलो, ठीक है। द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता या कैलकाटा, ठीक है। मतलब ये मुर्शिदाबाद किसने बसाया था, किसने नाम लिया था ये मुर्शिदाबाद का, मुर्शिद कुली खान ने, है ना, याद है, फर्स्ट चैप्टर सिखा रहा था, पता है, मुर्शिद कुली खान, मकसूदाबाद को रीनेम करके मुर्शिदाबाद किया। अब
वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो उसने क्या बोला, भाई मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके जाना है, कैलकाटा। और आपको पता है जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था उसके कुछ समय पहले, अप टिल 1911, भारत आजाद कब हुआ, 1947, 1911 तक तो ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल था ना वो कैलकाटा था, पता है आपको? ठीक है, सो राइट फ्रॉम 1772 अप टिल 1911, 1911, ऑलमोस्ट 200 साल, ठीक है, या 150 साल के करीब कलकत्ता कैपिटल रहा ब्रिटिश इंडिया का। और 1911 में बाद में कैपिटल कहां शिफ्ट किया जाता है, दिल्ली शिफ्ट किया जाता है, जो आज हमारा कैपिटल है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद 10 Bengal practically came under one direct rule, under the direct rule of the what, of British, who were now ready to expand into other parts of India। बोले अब तो बंगाल फतह कर लिया, अब तो बंगाल कब्जे में कर लिया, अब तैयारी करो, गियर अप, गियर अप, गियर अप for annexing the other parts of India। बोले रेडी रहो, अभी तो दिल्ली दूर है, बोले अभी तो दिल्ली में भी कब्जा करेंगे धीरे धीरे, मुगल को भी अपने कदमों में लाके रख देंगे। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हुआ। समझ में आया बेटा? और कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। अरे बाप रे, क्वेश्चंस पूछूं? यस सर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।